प्रश्न वो बनता है परीक्षा में, प्रश्न आता है कि किस सैंधवकालीन नगर के दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे या फिर दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं थे। तो उत्तर होगा कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जो कैसा है खेत, प्राक हड़प्पा है, मतलब जो हड़प्पा काल से पहले का खेत हमें प्राप्त होता है कालीबंगा से जुता हुआ। इसमें हमें चना और सरसों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मतलब चना और सरसों की खेती करते रहे होंगे कौन, हड़प्पा काल से पहले वाले लोग। प्राक हड़प्पा कालीन खेत मिलता है हमें, ठीक है। इसके अलावा हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा के लिए और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कालीबंगा में से। 7 अग्निकुंड मिलते हैं, ठीक है। 7 अग्निकुंड मिलते हैं कालीबंगा से। इससे पहले हमने देखा था हमें लोथल में भी अग्निकुंड मिले थे, लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ आपको याद आ गया होगा कि लोथल में हमें कैसे वृत्ताकार अग्निकुंड मिलते हैं, जबकि कालीबंगा में हमें आयताकार अग्निकुंड मिलते हैं ना। इसकी विशेषता यही है, इसलिए पूछा जाता है परीक्षा में अग्निकुंड कैसे हैं, आयताकार। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारियाँ भी अच्छे से चल रही होंगी। तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। 1-2 दिन का थोड़ा गैप हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, इसके प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं देख रहे थे। प्रमुख नगरों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहले नंबर पे हड़प्पा देख लिया था, इसकी पूरी विशेषताएं देख ली थी, इसके नगर देख लिए थे, क्या नियोजन था उसका। दूसरे नंबर पे हमने मोहनजोदड़ो देख लिया था, ठीक है, दोनों एक साथ देखे थे। फिर इसके बाद हमने देखा था लोथल और चन्हूदड़ो। तो ये 4 नगर हम पढ़ चुके थे सैंधव काल के हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है। दो वीडियो में 2-2 करके ये 4 नगर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नगर कितने हैं, 7 को नगरों की संख्या दी गई है, पहले बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। ये 3 आज पढ़ेंगे हड़प्पा के नगर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। कालीबंगा से पढ़ने का पैटर्न सेम है जैसा पिछले अभी 4 नगर पढ़ते आए हैं, सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले नगर की स्थिति देखेंगे, कहाँ स्थित है, उससे जुड़े 1-2 कुछ फैक्ट देख लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नगर में और नगर में देखेंगे कैसे क्या है, कैसे टीले हैं, क्या विशेषताएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा की सबसे पहले स्थिति देखते हैं कि स्थित कहाँ है। कालीबंगा स्थित है भारत के राजस्थान में श्री गंगानगर। देखिए राजस्थान से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम ही स्थल प्राप्त हुए हैं और जितने भी प्राप्त हुए हैं तो 95% वो इसी ज़िले से हैं, गंगानगर या श्री गंगानगर से, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए आसान है। कालीबंगा राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित है कालीबंगा, ठीक है। इसकी खोज देख लेते हैं। तो इसकी खोज 1957 में या उत्खनन अमलानंद घोष द्वारा किया गया था। उसके बाद 1960 में बीके थापर महोदय द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कालीबंगा को लेकर, अमलानंद घोष और बीके थापर, ठीक है। ये अमलानंद घोष एक बार मैं अपने कुछ 2-4 वीडियो अगर आप पहले देखेंगे तो एक बार और इनका मैंने जिक्र किया है। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज कि ये और किससे संबंधित हैं अमलानंद घोष, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो। 1957 में कालीबंगा का उत्खनन किया था, ये तो ठीक है। इसके अलावा और किससे संबंधित है, किस चीज़ ने खोज की थी, आपके लिए प्रश्न है। आप पुराने वीडियो देखकर उसका उत्तर दे सकते हैं या फिर इंटरनेट गूगल की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। ये हो गई इसकी खोज किसने की थी। अब देखते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। ये कई बार पूछ लिया जाता है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये इससे पहले जब हम चन्हूदड़ो पढ़ रहे थे, हमने चन्हूदड़ो की क्या विशेषता देखी थी, एक कि वो प्राग हड़प्पा कालीन भी है, मतलब पूर्ववर्ती हड़प्पा है, हड़प्पा से पहले का भी था और हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हुई है तो उसके साथ भी चला है और
परवर्ती हड़प्पा काल में भी चन्हू को हमने देखा था, जो ग्रामीण संस्कृति, नई संस्कृति, झूकर झाकर संस्कृति। ठीक है, कालीबंगा की विशेषता यह है कि कालीबंगा प्राग हड़प्पा है, मतलब हड़प्पा से पहले का है, पूर्ववर्ती हड़प्पा है और हड़प्पा के समकालिक है, उसके बाद नहीं है, मतलब परवर्ती हड़प्पा नहीं है। तो इसकी एक विशेषता है, ये प्राग हड़प्पा है, पूर्ववर्ती लिखता हूँ क्योंकि पहले भी पूर्ववर्ती बताया है आपको, तो पूर्ववर्ती हड़प्पा है और समकालिक हड़प्पा है। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो जाती है, इसके बाद यहाँ कोई सभ्यता नहीं जन्मी है। ठीक है, चन्हू में इसके बाद झुकर झाकर संस्कृति आ जाती है, लेकिन इसमें नहीं है। यह कालीबंगा की स्थिति हो गई। कहाँ स्थित है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में स्थित है और इन्होंने इसकी खोज की है। शाब्दिक अर्थ ये है और ये पूर्ववर्ती और परवर्ती वाला कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नगर की ओर, जो सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप लोगों का है कि नहीं पता नहीं, मेरा तो है। आगे देखते हैं नगर कैसा है कालीबंगा। अभी तक हमने 4 नगर देखे हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के फैक्ट वहाँ के देख लिए हैं, कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। देखते हैं कालीबंगा में क्या क्या है। तो नगर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले टीले बना लेते हैं अपने। कौन कौन से टीले? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ये हो गया हमारा पश्चिमी टीला, ये हो गया हमारा पूर्वी टीला। पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछली क्लास में भी फिर से बता रहा हूँ, हड़प्पा के अधिकांश जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर मिले हैं 2 टीलों में विभक्त मिले हैं, जिसमें जो पश्चिमी टीला है वो दुर्गीकृत या रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमने देखा है। इसके अलावा कुछ ऐसे टीले, ऐसे नगर मिले हैं जिसमें दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे मिले हमें, ऐसे करके दोनों टीले। कहाँ से? लोथल और सुरकोतड़ा से। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कालीबंगा। तो कालीबंगा में हम देखते हैं कि दोनों ही टीले रक्षा प्राचीर से घिरे नहीं हैं, मतलब दोनों ही टीले दुर्गीकृत नहीं हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। क्या है विशेषता? कि दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं हैं। प्रश्न वो बनता है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस सैंधवकालीन नगर के दोनों टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे या फिर दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं थे? तो उत्तर होगा कालीबंगा। ठीक है, फैक्ट है ये, पूरा याद रखेंगे हम। इसका जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें ये नगरों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, मतलब जो आप पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा हम खुद से फैक्ट बनाएंगे अगली क्लास में और उनको पढ़ेंगे, मज़ा आएगा अगली क्लास में। ठीक है, तो एक विशेषता ये होगा कि दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं थे। ये हो गया हमारा पश्चिमी टीला, ये हो गया हमारा पूर्वी टीला। चलिए पूर्वी टीले से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा टीला यही है, नगर यही है। ये तो दुर्ग है, ये नगर है, लोग ज़्यादा यहीं रहते हैं, तो चीज़ें भी यहीं मिलेंगी ज़्यादातर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी टीले से। तो कालीबंगा में हमें पूर्वी टीले में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्या है? जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जो कैसा है खेत? प्राक हड़प्पा है, मतलब जो हड़प्पा काल से पहले का खेत हमें प्राप्त होता है कालीबंगा से जुता हुआ, जिसमें हमें चना और सरसों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। मतलब चना और सरसों की खेती करते रहे होंगे कौन? हड़प्पा काल से पहले वाले लोग। प्राक हड़प्पा कालीन खेत मिलता है हमें। ठीक है, इसके अलावा हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कालीबंगा के लिए और सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कालीबंगा में से, 7 अग्निकुंड मिलते हैं। ठीक है, 7 अग्निकुंड मिलते हैं कालीबंगा से। इससे पहले हमने देखा था हमें लोथल में भी अग्निकुंड मिले थे, लेकिन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ आपको याद आ गया होगा कि लोथल में हमें कैसे वृत्ताकार अग्निकुंड मिलते हैं, जबकि कालीबंगा में हमें आयताकार अग्निकुंड मिलते हैं ना। इसकी विशेषता यही है, इसलिए पूछा जाता है परीक्षा में अग्निकुंड कैसे हैं? आयताकार। सैंधवकालीन और किसी नगर में ऐसे अग्निकुंड या आयताकार अग्निकुंड नहीं मिले हैं, सिर्फ कालीबंगा में मिला है। ठीक है, तो 7 अग्निकुंड मिलते हैं जो कैसे हैं? आयताकार हैं। इसके बाद हमें कालीबंगा में एक ईंट मिलती है जो कि अलंकृत है। अलंकृत मतलब सजी हुई है, उस पर चित्रण किया गया है, उसको सजाया गया है। ठीक है, तो अलंकृत ईंट कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से। कुछ ही फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखते चलना है। जैसे हमें एक पिछले बार कहाँ ईंट मिली थी जिसमें
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर के निशान थे चनहूदड़ों में, है ना। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, अग्निकुंड मिलता है जिसमें 7 अग्निकुंड मिलते हैं आयताकार। इसके बाद देखते हैं जुता हुआ खेत मिलता है जो कि प्राक हड़प्पा कालीन है, जिसमें चने और सरसों की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। एक अलंकृत ईंट मिलती है। इसके अलावा देखते हैं कालीबंगा में लकड़ी की नाली, लकड़ी की पाइप नुमा नाली मिलती है। चनहूदड़ों में हमें क्या मिला था, मिट्टी की पकी हुई नाली, जो कि एकमात्र मिली है सेंधव-कालीन नगर से। जिस चीज़ में एकमात्र आ जाता है वो अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसको ध्यान रखें आप। तो चनहूदड़ों में हमें मिट्टी की पकी हुई नाली मिली थी। कालीबंगा में हमें लकड़ी की मिलती है, और कहीं नहीं मिली, ये भी एकमात्र है। एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ जो जल निकासन है, घर से जो बाहर जल निकाला जा रहा है, ड्रेनेज निकाला जा रहा है, घर का गंदा पानी, वो लकड़ी की एक नाली बनाई गई है, उससे निकाला जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में कि लकड़ी की पाइप नुमा नाली हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किस सेंधव-कालीन नगर से प्राप्त होती है, तो उसका आंसर है कालीबंगा से। ठीक है। इसके अलावा हमें कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त होती है, एक खोपड़ी प्राप्त होती है, खोपड़ी का कंकाल प्राप्त होता है, जिसमें खोपड़ी में 6 छिद्र किए गए हैं। एक खोपड़ी मिलती है, कंकाल मिलता है उसका, उसमें 6 छिद्र किए गए हैं। तो विद्वानों ने ये अंदाजा लगाया कि कोई जो बच्चा रहा होगा उसका उस टाइम पे ऑपरेशन किया गया, मतलब शल्य चिकित्सा उसकी की गई है। जो ये छेद किए गए हैं, कुछ तो भी उन्होंने जो भी उस समय कार्रवाई की हो, लेकिन विद्वानों का ये मत है कि शल्य चिकित्सा की गई थी इस बच्चे की। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, प्राचीनतम शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें क्या से प्राप्त होते हैं, या फिर प्रारंभिक शल्य चिकित्सा के साक्ष्य हमें किस सेंधव-कालीन नगर से प्राप्त होते हैं, तो वो हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। ये आपका कालीबंगा खत्म हो गया, इतना ही है। जल्दी से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हमने स्थिति देखी, स्थिति कहाँ थी, राजस्थान में गंगानगर जिले में नदी में बताना भूल गया था आपको, तो नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि जितने भी नगर हैं उनके किसी न किसी नदी के तट पर है, और नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो घग्गर नदी के किनारे हमें कालीबंगा मिलता है। कालीबंगा की हमने उत्खनन देखा तो 1957 में अमलानंद घोष ने की थी, और उसके बाद बीके थापर महोदय ने 1960 में उसका उत्खनन किया था। इसके बाद हमने उसका शाब्दिक अर्थ देखा कि काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं, और एक विशेषता और देखी कि वो प्राक हड़प्पा है और समकालिक हड़प्पा है। इसके बाद हम नगर में आते हैं तो हमने यहाँ भी देखे दोनों टीले बने हुए हैं जैसे अन्य नगरों में थे, लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों ही टीले दुर्गीकृत नहीं है। ये इसकी विशेषता देखी कि दोनों टीले दुर्गीकृत नहीं है। अब हमने इसका पूर्वी टीला देखा, हमें पूर्वी टीले में क्या मिले, 7 अग्निकुंड जो कि कैसे हैं, आयताकार हैं। ठीक है। इसके बाद हमें एक खेत मिलता है जुता हुआ जो प्राक हड़प्पा कालीन है, जिसमें चने और सरसों के साक्ष्य मिलते हैं। हमें एक अलंकृत ईंट मिलती है, लकड़ी की पाइप नुमा नाली मिलती है जो एकमात्र है इस पूरी सिंधु सभ्यता में। इसके बाद एक बच्चे की खोपड़ी मिलती है जिसमें 6 छिद्र किए गए हैं, और जो हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य देती है, प्रमाण देती है। तो इसके साथ में आपका कालीबंगा खत्म हो गया। अगर कालीबंगा से क्वेश्चन लेगा तो इनमें से ही लेगा। ठीक है। तो ये आपका कालीबंगा खत्म। अब चलते हैं अगले नगर की ओर। अगला नगर कौन सा है, धौलावीरा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं धौलावीरा में क्या है खास बातें। इसके बाद बनवाली देख के वीडियो का एंड करेंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। ठीक है। और अपने हिसाब से फैक्ट बनाएंगे नगर नियोजन के, किस तरीके से क्वेश्चन आते रहे हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा में वही पैटर्न तो सेम है, पढ़ने का याद हो गया होगा अब तक तो आपको। स्थिति देख लेते हैं। स्थिति क्या है धौलावीरा की, तो भारत के गुजरात राज्य में धौलावीरा कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। बता चुका हूँ पहले, धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोतड़ा, ये 3 स्थान है, कच्छ की खाड़ी में आते हैं। और नीचे जो खंबात की खाड़ी है वहाँ अपने लोथल, रंगपुर वगैरह, देशलपुर और भक्ताराम वगैरह आते हैं, सब कुंतासी। ठीक है। तो धौलावीरा की स्थिति है गुजरात में। गुजरात के अंदर भचाऊ जिले में, कच्छ की खाड़ी में है भचाऊ जिला। वहाँ पर खादिर नाम का एक द्वीप है, खादिर द्वीप, खादिर नाम का एक द्वीप है, वहाँ स्थित है धौलावीरा, भचाऊ जिले के खादिर द्वीप में। इसकी खोजकर्ता देख लेते हैं। तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने
जगपति जोशी ने 1967-68 में। ठीक है, 2 फैक्ट हो गए आपके। कहाँ स्थित है? भचाऊ जिले के खादिर द्वीप में, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में, और इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में की थी। बस इतने ही है फैक्ट्स में, देखें ज़्यादा कुछ नहीं है। नगर पे चलते हैं जल्दी, देता हूँ नगर देख लेते हैं, टीले बना लेते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा? पश्चिमी टीला। ये हो गया हमारा पूर्वी टीला, जो अपेक्षाकृत बड़ा होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सबसे विशेष बात इस धौलावीरा की, ज़्यादातर 95 बल्कि 99% हमने देखे नगर 2 टीलों में बसे हुए हैं। धौलावीरा में क्या है कि बीच में एक और टीला है छोटा सा, इसे मध्यमा कहा गया है। मध्यमा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी की पीसीएस में पूछा गया है ये सवाल कि मध्यमा किससे संबंधित है, या फिर बीच का टीला भी कह देते हैं इसको। मध्यमा टीला किस नगर से संबंधित है? तो मध्यमा क्या है? तीसरा एक छोटा टीला है दोनों टीलों के बीच में, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के बीच में। कहाँ? धौलावीरा में। इसी मध्यमा के पास में एक क्रीडागार या फिर स्टेडियम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा धौलावीरा इसी के लिए जाना जाता है। यही मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में हमें क्रीडागार या स्टेडियम देखने को मिलता है। तो स्टेडियम के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमें धौलावीरा से। अभी हम पाकिस्तान में जब देखने जाएंगे तो जुदीर दड़ो नाम का एक स्थान है, वहाँ पर भी हमें स्टेडियम मिलता है, वो हम आगे देखेंगे। तो हमें स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? क्रीडागार के या स्टेडियम के धौलावीरा से। अब चलते हैं हमारे पूर्वी टीले की तरफ में। ये था पूर्वी टीला। ठीक है, तो पूर्वी टीले में हम देखते हैं यहाँ हमें एक नेम प्लेट मिलती है। धौलावीरा में पूर्वी टीले में एक नेम प्लेट मिलती है, मतलब लकड़ी की एक प्लेट है और उसमें जो अक्षर गुदे हुए हैं, हालांकि उनको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन वो खुदाई करके उसमें गड़े हुए हैं और उस पर सेलखड़ी सफ़ेद पत्थर से उसको भरा गया है। मतलब सोचिए, बैक है जो उसका बैकग्राउंड है वो डार्क है और जो अक्षर लिखे हुए हैं वो लाइट कलर के। जैसे साइन बोर्ड आधुनिक उसमें देखें हम परिप्रेक्ष्य में, जो साइन बोर्ड बनते हैं, हम जाते हैं ना कहीं तो लिखा रहता है उस पर। तो नेम प्लेट एक मिली है जिसमें 10 वर्ण हैं, 10 वर्ण लिखे हुए हैं। अब वो क्या लिखा हुआ है इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए तो आधे ऐतिहासिक काल है ये। तो 10 वर्ण छपी हुई एक नेम प्लेट प्राप्त होती है हमें धौलावीरा से। कई लोगों ने इसको साइन बोर्ड भी कहा है, कई विद्वानों ने साइन बोर्ड, और कुछ लोग इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मतलब नगर का प्रवेश द्वार कहा गया है इस पर। जैसे हम कहीं पर जब एंटर करते हैं तो गेट होता है ना, कॉलोनी वगैरह में देखते हैं, तो कई विद्वान मानते हैं कि ये गेट था, नगर का प्रवेश द्वार था जिसके ऊपर नगर का नाम लिखा हुआ था। कई लोग वो मानते हैं। इसके अलावा कई लोगों का कहना है कि नहीं, एक सिंपल एक साइन बोर्ड है कहीं नगर में किसी एक विशेष जगह को दर्शाने के लिए। खैर, हमें तो ये याद रखना है कि नेम प्लेट या साइन बोर्ड जिसमें 10 वर्ण लिखे हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें धौलावीरा से। यहीं से धौलावीरा में जल प्रबंधन बड़ी उत्कृष्ट क्वालिटी का था। यहाँ का करीब 30% भूभाग इस नगर का तालाबों से घिरा हुआ था। 30% भाग यहाँ तालाबों से घिरा हुआ था। 16 बड़े तालाब थे, 16 बड़े बड़े तालाब थे जिससे बारिश वगैरह का पानी आता था, उसको स्टोर करते थे यहाँ के लोग। और इसके बाद में 2 नहरें थीं, उन नहरों के माध्यम से खेती किसानी का जो अपना काम करते थे उसमें सिंचाई करते थे। तो 16 तालाब और 2 नहरें हमें कहाँ से मिलती हैं? धौलावीरा से। इसके अलावा हमें यहाँ से शैलकृत स्थापत्य। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है शैलकृत स्थापत्य? ये एक्चुअली में एक संरचना है पत्थर की, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए। तालाब तो एक बड़ी इकाई हो गई, बड़ी जगह हो गई। शैलकृत स्थापत्य पानी स्टोर करने के लिए छोटे छोटे पत्थरों के एक कुंड होते थे, जिनको ऐसी इनकी आकृति होती थी, लेकिन ये पत्थरों के होते थे, खासकर सफ़ेद पत्थर के बने हुए होते थे। तो इनको शैलकृत स्थापत्य कहा गया है, जो कि एक्चुअल में क्या थे? पत्थर के कुंड थे पानी स्टोर करने के लिए। क्योंकि यहाँ जल प्रबंधन बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का है, इसलिए यहाँ जल से संबंधित चीज़ें हैं। तो शैलकृत स्थापत्य कहाँ मिलता है? धौलावीरा में। तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई करने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? धौलावीरा में। सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ देखने को मिलता है? धौलावीरा में। स्टेडियम कहाँ देखने को मिलता है? स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? धौलावीरा में। ठीक है, ये हो गया आपका धौलावीरा। हम चलते हैं अपने
अगले नगर की ओर जो है बनवाली। धोलावीरा में से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, ठीक है। जिसमें से भी विशेष बता दूं आपको तो स्टेडियम हो गया, मध्यमा हो गया, और हो सकता है तो ये भचाऊ जिला और खादिर द्वीप पूछ सकता है ये, क्योंकि ये थोड़े अननोन फैक्ट हैं, देखने में पढ़ने में कम मिलते हैं किताबों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बनवाली देखते हैं। ये आ गए हम अब बनवाली पे, ठीक है। बनवाली भी 7 नगरों में से एक है। पहले क्या देखते हैं, इसकी स्थिति, जैसा देखते आए हैं स्थिति देखते हैं। तो ये है हरियाणा के हिसार जिले में। जिला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं तो फिर वहाँ के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ऑल ओवर इम्पोर्टेंट नहीं है। हिसार जिले में सरस्वती नदी, या फिर इसी को घग्गर भी कहते हैं, अभी मैं पिछली बार घग्गर लिखा था, इस नदी के किनारे स्थित है क्या, बनवाली। स्थिति क्या हो गई, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर स्थित है बनवाली नगर। इसकी खोज देख लेते हैं। इसकी खोज R.S. बिष्ट महोदय द्वारा 1973 में की गई थी, इसकी खोज या उत्खनन, ठीक है। अब इसमें बनवाली में हम टीले वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। 3 चीज़ें देख लेते हैं बस, जिनसे क्वेश्चन आए हैं और जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि इसी में से आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में से हार्डली 2, बहुत से बहुत हो गया तो 3 क्वेश्चन जा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं आएंगे। वो क्वेश्चन सारे 1-2 के लगभग तो हम कवर कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, और अगले पार्ट्स में 1-2 और कवर कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर बनवाली में हमें उत्कृष्ट क्वालिटी का, उत्कृष्ट किस्म का जौ देखने को मिलता है। इस पूरी सिंधुकालीन सभ्यता में सबसे उत्कृष्ट जो जौ की खेती होती थी वो बनवाली में होती थी। प्रश्न आता है कि सबसे उत्कृष्ट किस्म का जौ कहाँ पैदा किया जाता था, किस नगर में, तो उत्तर बनवाली, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ये पूछा गया है कई बार कि मिट्टी का हल, मिट्टी के हल की आकृति ये हमें कहाँ से देखने को मिलती, कहाँ मिलती है। एक मिट्टी का हल बनाया गया है, अब वो मतलब एक सांकेतिक संरचना है, उसका यूज़ तो होता नहीं होगा, तो मिट्टी का हल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बनवाली से। इसके अलावा देखते हैं बनवाली में अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी भी हैं। बुरी क्या है, जल प्रबंधन का अभाव। बनवाली एक ऐसा नगर है जहाँ पर जो एक सिंधु घाटी सभ्यता जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थी, जो उनका नगर नियोजन के अंदर जो जल निष्कासन की उनकी पद्धति थी वो बड़ी उत्कृष्ट थी, लेकिन यहाँ बनवाली में हमें जल प्रबंधन का अभाव मिलता है। मतलब नालियाँ भी नहीं मिल रही हैं, घर का पानी सड़कों पर जाता होगा। कुल मिला के वहाँ का नगर निगम ठीक नहीं था, ठीक से काम नहीं किया उन लोगों ने। तो यहाँ जल प्रबंधन का अभाव किस नगर में देखने को मिलता है, तो बनवाली में। बस ये 3 फैक्ट है, इन तीनों को आप याद रख लें तो बनवाली के लिए वो काफ़ी है, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया उस टाइम पे, कालीबंगा में एक चीज़ भूल गया, आप इसको नोट कर लेना, उसमें ऐड कर लेना नीचे की लाइन में। कालीबंगा में जितनी चीज़ें बताई थी पूर्वी टीले से, अग्निकुंड वगैरह और वो, उसके अलावा एक मृद पट्टिका भी मिली है। मृद पट्टिका, मिट्टी की एक पट्टिका मिली है ऐसी, ठीक है। इस पट्टिका में क्या है कि एक तरफ है सींग युक्त देवता, सींग युक्त देवता की छवि बनी हुई है एक तरफ, और उसके दूसरी तरफ है बकरी चराता हुआ एक इंसान। एक बकरी चराता हुआ मानव या चरवाहा उसको मान सकते हैं। तो एक मृद पट्टिका मिली है, मृद पट्टिका, जिसमें एक तरफ सींग युक्त देवता है और दूसरी तरफ उसमें बकरी चराता हुआ एक चरवाहा मानव है, ठीक है। वो कहाँ से मिलती है, कालीबंगा से। ये रह गया था, इसको आप नोट कर लें। बनवाली से क्या क्या है तो देख लिया हमने, उत्कृष्ट किस्म का जौ है, मिट्टी का हल है और जल प्रबंधन का अभाव है वहाँ पर। तो ये हमारे हो गए कालीबंगा, धोलावीरा और बनवाली। 7 नगर पूरे कंप्लीट हो गए। अब जो 7 नगर जो थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। एक एक बार सबको रिवाइज कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे क्या, अब आगे हम देखेंगे इनके अलावा, भाई 1400 के आसपास स्थल हैं तो कोई ये थोड़ी कि 7 में कहानी खत्म हो जाएगी, अभी और पढ़ना है आपको। इसके अलावा हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, लेकिन उनको इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी ये 7 महानगरों को पढ़ा है। उसमें एक एक लाइन का बस हेडिंग डाल के एक एक लाइन का उनका जो विशेषता है, अब जैसे चांदी का मुकुट कहाँ मिला है,
तो कुणाल में चांदी का मुकुट मिलता है, हरियाणा में, तो चांदी का मुकुट देख लेंगे। सिंदूर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वो उधर बलूचिस्तान में नौसारों में मिलता है सिंदूर के साक्ष्य। तो ऐसे एक एक लाइन के वन लाइनर हैं, तो कौन कहाँ से क्या मिल रहा है वो देख लेंगे उस एक वीडियो में, 10-20 एक मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना सबसे अच्छा वीडियो जो रहेगा नगर नियोजन का, जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे नगर थे, क्या विशेषताएं थी, और उनको आधुनिक जो हम जैसे हम रहते हैं उससे कंपेयर करेंगे, उससे तुलना करेंगे। फिर देखेंगे कि 3-4 हज़ार साल पहले वाला मानव ठीक था कि आज हम ठीक हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी। तो आज के लिए इतना ही। ये सातों नगर कंप्लीट हो गए, इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।